हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू स्टडी फ्रीक। तो हमारी आज की वीडियो में हम गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉयज ऑफ इंडिया और उनके रूल के दौरान जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे उसके पार्ट 3 को कवर करेंगे। इस टॉपिक के बाकी दोनों पार्ट्स चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। हमारी आज की वीडियो में हम लोग उन गवर्नर जनरल और वाइसरॉयज को कवर करेंगे जिनका टाइम पीरियड 1858 से लेके 1899 तक था। इसके बाद 1900 से लेके 1947 तक जितने भी गवर्नर जनरल और वाइसरॉयज हुए हैं उनको हम अपनी आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो जिन गवर्नर जनरल और वाइसरॉयज का टाइम ड्यूरेशन 1858 से लेके 1899 तक था उनमें सबसे पहले आते हैं चार्ल्स कैनिंग, जिनका टाइम ड्यूरेशन 1856 से लेके 1862 तक था और ये हमारे देश के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होने के साथ साथ वाइसरॉय ऑफ इंडिया भी थे। इनके शासनकाल के दौरान रिवोल्ट ऑफ 1857 होती है जिसको 1858 में दबा दिया जाता है। यहाँ मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि वो कौन इंडिया के फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी संबोधित किया था। आगे बढ़ते हैं। इनके शासनकाल के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एंड यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे की भी नींव 1857 में रखी जाती है। अगला, इन्हीं के शासनकाल के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल लेके क्राउन यानी क्वीन विक्टोरिया के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अनुसार कर दिया जाता है, जिसको कि हमने अपने पिछली वीडियो में काफी डिटेल में कवर किया है। अगला, इनके शासनकाल के दौरान इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 पारित होता है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग में काफी इंपॉर्टेंट एक्ट साबित होता है। इनके शासनकाल के दौरान डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाई गई थी उसको क्वींस प्रोक्लेमेशन एक्ट ऑफ 1858 के अंडर निरस्त कर दिया जाता है। इन्हीं के शासनकाल के दौरान इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट ऑफ 1861 पारित होता है जिसके अंडर हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा की नींव रखी जाती है। इन्हीं के शासनकाल के दौरान व्हाइट म्यूटिनी होती है जो कि 1859 से लेके 1861 के दौरान होती है। इस म्यूटिनी या रिवोल्ट को मोंगेर म्यूटिनी या फिर मुंगेर म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्हाइट म्यूटिनी के शुरू होने का यह कारण होता है कि जैसे ही भारत देश का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर क्वीन ऑफ इंग्लैंड के अंडर किया जाता है, उसी दौरान जो आर्मी पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर सर्व कर रही थी अब उन्हें क्वीन के अंडर सर्व करने के लिए कहा गया था और जो उन्हें एक्स्ट्रा अलाउंसेस ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर दिए जाते थे जिन्हें हम बट्टा कहते हैं, वो भी क्वीन के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर बंद कर दिए गए थे, जिसके कारण बहुत से व्हाइट सोल्जर्स ने विद्रोह कर दिया था और उन्होंने चार्ल्स कैनिंग के सामने दो प्रस्ताव रखे, या तो हमारे उस स्पेशल अलाउंस को वापस से शुरू किया जाए, नहीं तो हमारे को कुछ पैसे देकर वापस से हमारे घर भेज दिया जाए। इस सिचुएशन को देख के चार्ल्स कैनिंग को ये तो समझ आ गया था कि ये सोल्जर्स जो अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर सर्व कर रहे थे और इन्हें इन एक्स्ट्रा अलाउंसेस और बाकी सारे पर्क्स की जो आदत हो गई है वो सभी इन पर्क्स और अलाउंसेस के बिना क्वीन के अंडर ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, तो भलाई इसी में है कि इन्हें वापस इनके देश इंग्लैंड भेज दिया जाए। अगला, समाज सुधारक श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के निरंतर प्रयास को देखते हुए चार्ल्स कैनिंग उनका साथ देते हुए विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856 को पारित करते हैं। अगला, इन्हीं के शासनकाल के दौरान इंडियन पीनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पास होता है और इन्होंने ही अपने शासनकाल के दौरान फर्स्ट टाइम 1858 में इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया था। अगला, 1860 में बंगाल में इन्हीं के शासनकाल के दौरान इंडिगो राइट्स होते हैं। अगले हैं लॉर्ड एल्गिन वन, जिन्हें हम जेम्स ब्रूस के नाम से भी जानते हैं और इनका टाइम पीरियड 1862 से लेकर 63 तक ही था और इनके शासनकाल के दौरान इन्होंने वहाबी मूवमेंट, जिसको हम वलीउल्लाह मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक मुस्लिम सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था वेस्टर्न यानी पाश्चात्य संस्कृति के खिलाफ, और इस वहाबी मूवमेंट की स्थापना रायबरेली के सैयद अहमद के द्वारा भारत में की गई थी और ये मूवमेंट पूरी तरीके से इस्लाम के धार्मिक किताबों कुरान और हदीस पर आधारित थी। अगले हैं सर जॉन लॉरेंस, जिनका टाइम पीरियड 1864 से लेकर 1869 तक था। इनके शासनकाल के दौरान 1865 में पहली एंग्लो भूटान वॉर होती है जिसे हम द्वार वॉर के नाम से भी जानते हैं, जो कि ट्रीटी ऑफ सिंचुला के साथ नवंबर 1865 में खत्म होती है। इन्होंने ही 1864 में अपने शासनकाल के दौरान इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश किया था और साथ ही साथ इन्होंने मास्टरली इनएक्टिविटी की पॉलिसी को भी अपनाया, जिसके अंडर वो किसी भी तरीके से भारत के किसी भी सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये क्वींस प्रोक्लेमेशन के अंडर इंडियंस को प्रॉमिस कर दिया गया था
पर वो भारतवासियों के हर एक एक्टिविटी को बहुत ध्यान से अपने शासनकाल के दौरान लगातार ऑब्जर्व कर रहे थे। और इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान अप्रैल 1868 में यूरोप और भारत के बीच में टेलीग्राफ कम्युनिकेशन सिस्टम स्टैब्लिश किया था, जिसे हम ऑफिशियली इंडो यूरोपियन टेलीग्राफ कंपनी के नाम से जानते हैं, और उसका हेडक्वार्टर लंदन में स्टैब्लिश किया गया था। और इन्हीं के शासनकाल के दौरान 1865 में हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे फाइनली एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं, जिनकी आधारशिला 1857 में चार्ल्स कैनिंग के शासनकाल के दौरान रखी गई थी। अब हमारे अगले गवर्नर जनरल और वाइसरॉय थे लॉर्ड मेयो, जिनका टाइम पीरियड 1869 से लेकर 1872 तक था, जिन्होंने अपने शासनकाल के दौरान भारतीय राज्यों के युवराजों को पॉलिटिकल ट्रेनिंग देने के लिए काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज और अजमेर में मेयो कॉलेज को इस्टेब्लिश किया था। अगला इन्हीं के शासनकाल के दौरान 1871 में स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्टैब्लिश होती है, और जून 1871 में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स स्टैब्लिश होती है। इन्होंने ही अपने शासनकाल के दौरान 1872 में पहली बार भारत में जनगणना यानी कि पॉपुलेशन सेंसस कराने की कोशिश की थी। अगला इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान स्टेट रेलवेज को भी इंट्रोड्यूस किया था, और 1872 में ही लॉर्ड मेयो भारत के पहले वाइसरॉय बनते हैं, जो कि अपने शासनकाल के दौरान ही मार दिए गए थे। इनकी हत्या शेर अली जी द्वारा पोर्ट ब्लेयर में की जाती है, जिसके कारण शेर अली जी को अंडमान आइलैंड्स में उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। अगला 1870 में इन्होंने ही अपने शासनकाल के दौरान मौद्रिक विकेंद्रीकरण यानी फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन किया था, बेसिकली जिसके अंडर सेंटर और स्टेट के बीच में पैसे जिम्मेदारी अनुसार बांटे गए थे। हमारे अगले वॉइसरॉय हैं लॉर्ड नॉर्थब्रूक, जिन्हें हम थॉमस बेरिंग के नाम से भी जानते हैं, और जिनका टाइम पीरियड 1872 से लेकर 1876 तक था। इन्हीं के शासनकाल के दौरान एल्बर्ट एडवर्ड, जो वेल्स के युवराज होने के साथ साथ क्वीन विक्टोरिया के बड़े बेटे भी थे, वो अक्टूबर 1875 में भारत यात्रा के लिए आते हैं। इन्हीं के शासनकाल के दौरान बड़ौदा के राजा मल्हार राव गायकवाड़ के ऊपर जनवरी 1875 में कानूनी कार्रवाई शुरू की जाती है। नॉर्थब्रुक के शासनकाल के दौरान ही ज्योतिराव फुले 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं, और स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी अपने बहुत ही फेमस स्लोगन के कारण भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं, जो है गो बैक टू वेदास, यानी वेदों की ओर चलो। इन्हीं के शासनकाल के दौरान अप्रैल 1872 में ऑफिशियली सतगुरु राम सिंह जी के नेतृत्व में पंजाब में कूका मूवमेंट आरंभ होता है। हमारे अगले वॉइसरॉय हैं रॉबर्ट लिटन, जिनका टाइम पीरियड 1876 से लेकर 1880 तक था। ये भारत देश के सबसे कुख्यात गवर्नर जनरल्स में से एक थे, और पर्सनली भी इंडियन हिस्ट्री में ये गवर्नर जनरल अपने पॉलिसीज के कारण मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले तो भारत से निर्यात होने वाले सारे वस्तुओं पे ड्यूटीज और टैक्सेस तो बढ़ा ही दी थी, और साथ ही साथ ब्रिटेन से आने वाले 29 मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को ड्यूटी फ्री और टैक्स फ्री कर दिया था, जिसके कारण भारत देश से ड्रेन ऑफ वेल्थ होने की रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ गई। और इन्हीं के शासनकाल के दौरान 1876 से लेके 1878 तक बहुत ही खतरनाक अकाल पड़ता है, जिसके कारण मद्रास, बॉम्बे, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत का कुछ हिस्सा और पंजाब बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। और इस अकाल के कारण को जानने के लिए रिचर्ड स्ट्रेची के नेतृत्व में एक फेमाइन कमीशन को स्टैब्लिश किया जाता है। ये एक ऐसे संवेदनहीन वाइसरॉय और गवर्नर जनरल थे जो कि देश में अकाल चलने के दौरान 1877 में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन करते हैं, और साथ ही साथ 1878 से लेकर 1879 के दौरान ये अपने शासनकाल में सिविल सर्विसेज में भारतीयों की मैक्सिमम एज लिमिट को 21 ईयर्स से घटाकर 19 ईयर्स पर लिमिट कर देते हैं। इन्हीं के शासनकाल के दौरान रॉयल टाइटल एक्ट 1876 पारित होता है, जिसके अंडर क्वीन विक्टोरिया, जो कि इंग्लैंड की रानी थी, वो केसरे हिंद का टाइटल अडॉप्ट कर लेती हैं, जिसका मतलब है क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया। मतलब वो इंग्लैंड की क्वीन होने के साथ साथ अब इस एक्ट के अंडर भारत देश की भी क्वीन मानी जाने लगी। इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट 1878 को पारित किया, जिसे हम गैगिंग एक्ट यानी दम घोटू कानून के नाम से भी जानते हैं, जिसने कि भारत के अंदर पत्रकारिता और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो कि किसी भी तरीके से ब्रिटिश पॉलिसीज, ब्रिटिशर्स और क्वीन को क्रिटिसाइज करता है, उन सभी को इलीगल घोषित करते हुए बैन कर दिया था। इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 भी पारित किया, जिसके अंडर अगर कोई भी भारतीय बिना लाइसेंस के किसी भी हथियार के साथ पकड़ा गया तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस के अंडर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये कानून सिर्फ भारतीयों के लिए था। अगर कोई ब्रिटिशर
किसी भी तरीके का कोई भी हथियार बिना लाइसेंस के रखता है तो ये कानून उन पे लागू नहीं होता था। इन्हीं के शासनकाल के दौरान सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर होती है जो कि 1878 से लेके 1880 तक चलती है, जो कि ट्रीटी ऑफ गंदमक के साथ 1880 में समाप्त होती है और इस ट्रीटी के अंदर काबुल में ब्रिटिश एम्बेसी स्टैब्लिश हो जाती है। हमारे अगले गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय थे लॉर्ड रिपन, जिनका टाइम पीरियड 1880 से लेके 1884 तक था। ये भारत देश के सबसे दयालु गवर्नर जनरल्स में से एक थे और सभी गवर्नर जनरल्स में से मेरे पर्सनल फेवरेट्स में से भी आते हैं, जिन्होंने सबसे पहले अपने शासनकाल के दौरान वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट ऑफ 1882, जिसे हम गैगिंग एक्ट के नाम से भी जानते हैं और जिसे गवर्नर जनरल लिट्टन द्वारा शुरू किया गया था भारतीय प्रेस को कंट्रोल करने के लिए, उस कानून को यह निरस्त कर देते हैं। अगला, इन्हीं के शासनकाल के दौरान पहली फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 पास होती है, जिसके अंडर फैक्ट्री वर्कर्स के वर्किंग कंडीशन को सुधारने की कोशिश की जाती है। अगला, इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान लोकल लेवल की गवर्नमेंट जैसे कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स देने की कोशिश की थी, जिसके लिए 1882 में उन्होंने रेजोल्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पारित किया, जिस रेजोल्यूशन ने शहर और गांव के लेवल पर लोकल बॉडीज को, जैसे कि गांव में पंचायत और शहरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को लोकल लेवल पर डिसीजंस लेने की पावर दी और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी पहली बार इस एक्ट के कारण अपने आप को काफ़ी एम्पावर्ड फील कर रहे थे। इसीलिए लॉर्ड रिपन को द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला, इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान द रिडेंशन एक्ट ऑफ 1881 पारित किया, जिसके अंडर वोडियार डायनेस्टी को वापस से मैसूर की सत्ता ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लौटा दी गई थी, जो कि 1831 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा मिस गवर्नेंस का हवाला देते हुए अपने कंट्रोल में लेकर मद्रास प्रोविंस का पार्ट बना दिया गया था। अगला, इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन को और भी ज्यादा बढ़ावा दिया, जिससे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और भी ज्यादा जिम्मेदारी के साथ अपने कार्य का निर्वाह कर सकें। अगला, 1882 में ये अपने शासनकाल के दौरान हंटर एजुकेशन कमीशन की स्थापना करते हैं, जो कि सर विलियम विल्सन हंटर के अध्यक्षता में होता है। इस कमीशन का उद्देश्य होता है कि ब्रिटिश इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है उनमें कौन कौन सी समस्याएं हैं उनका पता लगाया जा सके। अगला, इन्हीं के शासनकाल के दौरान 1883 में कॉर्टने पेरेग्रीन एल्बर्ट के द्वारा एल्बर्ट बिल लाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कि भारतीय और इंग्लिश जजेस के बीच में जो भेदभाव थे उन्हें खत्म किया जाए और भारतीय जजेस को भी यूरोपियन जजेस की तरह ही वो सारे फ्रीडम और पावर्स मिले जो कि एक सेम रैंक के जजेस को मिलनी चाहिए थी। पर ये एल्बर्ट बिल एक कंट्रोवर्सी के रूप में तब्दील हो जाता है और लॉर्ड रिपन को ही बैकफायर कर जाता है, जिसमें कि इंडिया में रह रहे यूरोपियंस को लॉर्ड रिपन का यह प्रस्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वह सब एक साथ मिलकर लॉर्ड रिपन को टारगेट करने लग जाते हैं और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी लॉर्ड रिपन को जबरदस्ती ब्रिटेन वापस भेज दिया जाए। हालांकि लॉर्ड रिपन एल्बर्ट बिल को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट तो नहीं कर पाए, पर इस कंट्रोवर्सी ने भारतीयों के दिमाग में एक चीज तो बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि यूरोपियंस को भारतीयों से कोई संवेदना नहीं है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ था, जो कि मैं स्लाइड में मेंशन करना तो भूल गया हूं, पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लॉर्ड रिपन का ही टाइम पीरियड था जब 1881 में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कंप्लीट फर्स्ट सेंसस इंडिया में कंडक्ट हुए थे। अगले हैं लॉर्ड डफरिन, जिनका टाइम पीरियड 1884 से लेके 1888 तक था। इनके शासनकाल के दौरान थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर होती है, जो कि 1885 से लेके 1886 तक चलती है और इस युद्ध के अंत में ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉनबंग डायनेस्टी, जो कि बर्मा की एक डायनेस्टी थी, उनसे अपर बर्मा को भी छीन लेते हैं, जहां लोअर बर्मा वाला हिस्सा जिसे हम पेगू के नाम से जानते हैं वो ऑलरेडी इनके द्वारा सेकेंड बर्मीज वॉर जो कि 1853 में हुई थी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान उसमें छीन ली गई थी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर के बाद लोअर बर्मा के साथ साथ अब अपर बर्मा का रीजन भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया था। लॉर्ड डफरिन ही वो वॉइसरॉय और गवर्नर जनरल थे जिनके शासनकाल के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, जिसका श्रेय रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या एओ ह्यूम को जाता है और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के अनुसार करते हैं। सेफ्टी वॉल्व जैसा कि आपने देखा होगा कि कुकर में होता है, जो कि प्रेशर को रिलीज करने में मदद करता है ताकि कुकर फट ना जाए। उसी सिद्धांत के आधार पर
इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करते वक्त एओ ह्यूम ने ये कहा था कि भारतीयों के अंदर कोई भी अगर गुस्सा या कोई भी आपत्ति अगर भड़क रही होगी तो उस गुस्से और आपत्ति को रिलीज करने में इंडियन नेशनल कांग्रेस काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और इसी कारण से एओ ह्यूम के इस प्रस्ताव से लॉर्ड डफरिन सहमत हो गए थे, इसलिए इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन में किसी भी तरह की रुकावट पैदा नहीं की। इनके शासनकाल के दौरान 1886 में सर चार्ल्स एचिसन की अध्यक्षता में एचिसन कमीशन की स्थापना होती है, जिसे हम पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इस कमीशन के अंडर इंडियंस की बहुत समय से जो चली आ रही मांग थी, जिसके अंतर्गत इंडियंस को ब्रिटिश इंडिया में गवर्नमेंट सर्विसेज में और भी ज़्यादा प्रमोशंस और एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ और स्कोप मिले, उस मांग को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया था। अगले हैं लॉर्ड लैंसडाउन, जिनका टाइम पीरियड 1888 से लेकर 1894 तक था। इनके शासनकाल के दौरान फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891 पारित होता है, जिसके अंडर 7 साल से कम की उम्र के बच्चों से किसी भी तरह का काम नहीं कराया जा सकता था और 7 से 12 साल के बच्चों से फैक्ट्री के अंदर काम तो कराया जा सकता था, पर उनसे एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराया जा सकता था। और साथ ही साथ उन बच्चों को जो कि 7 से 12 साल की उम्र के बीच के थे, उन्हें महीने में कम से कम 4 दिनों की छुट्टी देना अनिवार्य था। इस एक्ट में और भी बहुत से प्रावधान थे, जिनमें से एक था कि जो भी ऐसी विशालकाय और खतरनाक मशीनें थीं, उनकी घेराबंदी कर दी गई थी, जिसके कारण उस फैक्ट्री में काम कर रहे वर्कर्स को किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। इन्हीं के शासनकाल के दौरान इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 पारित होता है, जिसके अंडर फर्स्ट टाइम इंडिया में एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है, जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं। अगला, इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान ही सिविल सर्विसेज या फिर कह सकते हैं ब्रिटिश इंडिया के अंडर गवर्नमेंट सर्विसेज को 3 ग्रुप्स में बांट दिया था, जो कि थे इंपीरियल, प्रोविंशियल एंड सबऑर्डिनेट। इन्हीं के शासनकाल के दौरान सर हेनरी डुरांड की अध्यक्षता में 1893 में डुरांड कमीशन की स्थापना होती है, जिसका कार्य होता है ब्रिटिश इंडिया के दौरान इंडिया और अफगानिस्तान के बीच एक लाइन ऑफ कंट्रोल का निर्धारण करना। और ये डुरांड लाइन प्रेजेंट डे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पड़ती है। साथ ही डुरांड लाइन इंडिया के उस पार्ट को टच करती है जो कि आज के समय पाकिस्तान के अवैध कब्जे के अंडर है। अगले गवर्नर जनरल और वायसरॉय थे लॉर्ड एल्गिन टू, जिन्हें हम विक्टर ब्रूस के नाम से भी जानते हैं, और जिनका टाइम पीरियड 1894 से लेकर 1899 तक था। इनके शासनकाल के दौरान चापेकर ब्रदर्स, जो कि थे बालकृष्ण हरि चापेकर और दामोदर हरि चापेकर, इन्होंने 1897 में 2 ब्रिटिश ऑफिशियल्स रैंड और एमहर्स्ट को मौत के घाट उतार दिया था। इन्हीं के शासनकाल के दौरान 1899 में श्री बिरसा मुंडा जी के अध्यक्षता में रांची में मुंडा रिवोल्ट की शुरुआत होती है। अगला, इन्हीं के शासनकाल के दौरान 1896 से लेकर 97 तक बड़े पैमाने पर अकाल पड़ता है, जिसकी शुरुआत बुंदेलखंड से होती है और धीरे धीरे करके भारत के बाकी भागों में भी ये अकाल फैलने लग जाता है। और जब ये अकाल 1897 में समाप्त होता है, तब लॉर्ड एल्गिन टू के द्वारा ल्याल कमीशन का गठन किया जाता है, जो कि सर जेम्स ल्याल के अध्यक्षता के अंदर होता है। और ये कमीशन ये सुझाव देता है कि भारत देश में इरिगेशन यानी सिंचाई की सुविधा को डेवलप करना अनिवार्य है। तो हमारी आज की वीडियो में हम लोगों ने 1858 से लेके 1899 के दौरान जो भी गवर्नर जनरल और वायसरॉय रहे हैं, उन सभी को कवर किया है। इस सीरीज की अगली वीडियो में हम अगले गवर्नर जनरल एंड वायसरॉय, जिनका नाम था जॉर्ज नेथेनियल कर्जन, जिनका टाइम पीरियड 1899 से लेके 1905 तक था, उनसे इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।